अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी लोकवाणी एसएससी के व्याकरण ग्रामर की। ये वीडियो ग्रामर का तफसीली वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ग्रामर की लिस्ट दूंगा और शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। आपको वीडियो देखते हुए एक लिस्ट तैयार करना है कि ये ग्रामर एसएससी में पूछा जाएगा, ताकि हमारे से कोई भी ग्रामर मिस ना हो जाए। साल भर हम पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज में हमारे वो ग्रामर नहीं आता है, जिसकी वजह से भूल जाते हैं। तकरीबन 20 से 25 ग्रामर की लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है जो आपको एसएससी में पूछा जाता है, लिहाजा हम उसका रिवीजन भी करेंगे और मुमकिन हो तो आप उसकी लिस्ट भी बना ले, ताकि जब एग्जाम से पहले हम जाए तो उसको टिक करके जाए कि हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ग्रामर की लिस्ट में है शब्द युगम। 1 नंबर के लिए पूछा जाता है शब्द युगम, जिसकी तारीफ मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। डिटेल में नहीं जाना है, इसकी स्कीम मैं आपको इजीली बताता हूँ। ऐसे शब्द होते हैं जिनके दरमियान में हाइफन आता है, यानी डैश आता है। देखो 2019 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर शब्द युगम के ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया था कृति क्रमांक 2 में। गद्यांश में आए शब्द युगम छाट कर लिखिए, यानी पैराग्राफ में शब्द युगम कौन से है वो निकाल के हमको 2 लिखना था। अब इसका पहचानने का आसान तरीका ये है कि ऐसे शब्द जिनके दरमियान में डैश होता है या हाइफन होता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, उसी का जवाब है, तो ये शब्द युगम कहलाते हैं और इस पर 1 नंबर है। बहुत आसान होता है, बस आपको डैश वाले लफ्ज ढूंढना होते हैं और उसको अपने आंसर शीट में लिख देना होता है, 1 नंबर मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, सूखी, प्यासी, बच्चे, बूढ़े, है ना, इधर उधर, आना जाना, इसके दरमियान में डैश होता है। ऐसे लफ्ज जो होते हैं वो शब्द युगम होते हैं। इस लिस्ट में हमने दूसरे नंबर पर रखा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो असल में नाम अलग अलग होते हैं ग्रामर के और पूछने का अंदाज अलग अलग होता है। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़ा होगा, जैसे किसी एक लफ्ज के लिए 2 लफ्ज या एक लफ्ज के 2 मानी। जैसे आपके प्रश्न संच 21 अपेक्षित में एक सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए, और नीचे दिया हुआ है तीर, उसके सामने 2 खाली जगह है। अब तीर का एक अर्थ हिंदी में होता है बाण और तीर का दूसरा अर्थ होता है किनारा। यह हुआ अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के 2 अर्थ। एक सवाल आता है या पूछा गया था कि बाल यानी सर के बाल और एक बच्चा, ये 2 मानी होते हैं बाल के। इसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में भी एक सवाल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। दोहे में प्रयुक्त निम्न शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। जैसे मृग के 2 अर्थ, कुंभ के 2 अर्थ और फल बाल, इसके 2 अर्थ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया। ये दोहे में से पूछा हुआ सवाल है, तो अब इसकी स्टडी कीजिए कि एक शब्द के लिए 2 अर्थ कैसे होते हैं। अब 21 अपेक्षित और साथ में नवनीत ने जो 2023 का जो बंच निकाला है प्रैक्टिस पेपर का, उसमें भी देखिए वैसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमने ग्रामर को रखा है शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी शब्द समूह यानी वाक्य, और उस वाक्य के लिए आपको एक शब्द लिखना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर, और ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं बोर्ड के, मुझे नजर नहीं आए लेकिन मैंने यहाँ पर आपको नवनीत का जो पेपर है उसके अंदर से यहाँ पर दिया हूँ। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे मिसाल के तौर पर पहला है जिसके कोई खंड नहीं होते, उसे कहते हैं अखंड। अब अखंड एक शब्द हुआ, हमने क्या किया, इस वाक्य के लिए एक शब्द लिखा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखा। नंबर 2 है छाछ रखने का छोटा पात्र, ये एक वाक्य हो गया, शब्द समूह हो गया, उसके लिए एक शब्द क्या है, छछिया। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। चौथे नंबर पर हमने रखा है ग्रामर की लिस्ट में वाक्य के प्रकार को, यानी जुमलों की किस्मों को। अब वाक्य के 2 प्रकार है, एक रचना की दृष्टि से है और एक अर्थ की दृष्टि से है। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है और अर्थ की दृष्टि से तकरीबन 12 प्रकार है, लेकिन मैं यहाँ पर कम मेंशन कर रहा हूँ। अब जो अर्थ की दृष्टि से है ज्यादा प्रकार होते हैं, उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 वाक्य बताता हूँ, अब वो ध्यान में रखे हैं। नंबर 1 प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा जुमला जिसमें क्वेश्चन मार्क आता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, लेकिन शर्त है कि वहां पर लिखा होना चाहिए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार अगर पूछा जाए और उसमें प्रश्न चिन्ह हो तो वाक्य कौन सा रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। नंबर 2 ऐसा वाक्य जिसमें फुल स्टॉप हो
तो वो वाक्य होगा विधानार्थी वाक्य या विधानार्थक वाक्य। और नंबर 3, ऐसा जुमला जिसमें एक्सक्लेमेटरी का निशान हो, फिजाइया निशान हो, उसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य बोला जाता है। अब कोई भी जुमला अगर आपने उठाए ना, तो देखो प्रश्न सवालिया निशान होगा या एक्सक्लेमेटरी का निशान होगा या फिर फुल स्टॉप होगा। 3 अगर आपने जुमले, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये याद रखना मुश्किल होता है। अगर बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे 12 के 12 याद कर ले, जैसे यहाँ पर दिए हुए निषेधार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, संदेश सूचक वाक्य है, सब याद करें तो चलेगा। लेकिन 3 ऐसे हैं कि इसमें हर चीज में फिट हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज्ञार्थक वाक्य जो है वो विधानार्थक वाक्य भी होता है, इसलिए आज्ञार्थक नहीं भी याद करें तब उसको विधानार्थक वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि उसके आगे फुल स्टॉप है, वो एक बयान है। ठीक है, तो एक हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, और एक है विस्मयार्थक वाक्य, यानी जिस जुमले में फिजाइया निशान हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, या तो फिर एक्सक्लेमेटरी का मार्क आएगा, या फिर फुल स्टॉप आएगा। 3 के अलावा तो कोई आते नहीं है। ठीक है, तीनों अच्छी तरह से याद करो, और इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं, अक्सर यही पूछे जाते हैं। अब 2019 के बोर्ड के पेपर में, एसएससी बोर्ड के पेपर में एक सवाल पूछा गया था, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। ऊपर मेन सवाल है, चंपा के पौधे लगा लिए हो, रचना के अनुसार उसको पहचानना है, और नीचे अर्थ के अनुसार पहचानना है। तो इसलिए आपको वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से भी याद करना है, समझना है, और साथ में उसको लिखकर भी देखना है कि विस्मयादि बोधक वाक्य कैसे लिखा जाता है, प्रश्नार्थक वाक्य कैसे लिखा जाता है। वरना बच्चे समझ जाते हैं कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, ये विस्मयार्थक वाक्य है, लेकिन उनको लिखते नहीं आता है, गलत लिख लेते हैं, वहां पर मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए लिखना भी सीखना है साथ में, समझने के साथ साथ कैसे लिखा जाता है। अब यहां पर रचना के अनुसार है, अब फुल स्टॉप है तो रचना के हिसाब से, ठीक है, ये तो 3 ही है, साधारण, मिश्र और संयुक्त है, हालांकि ये वाक्य साधारण है। अब दूसरा है, आपको सरदर्द कितने समय से है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क जहां पर आएगा वो प्रश्नार्थक वाक्य है, सिंपल। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा जुमला नहीं लिखना है, डायरेक्ट उत्तर में आपको प्रश्नार्थक वाक्य लिखना है। उसी तरह से दूसरा सवाल पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया, शायद नवंबर 2022 के अंदर पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वो आदमी पागल नहीं हो सकता। ठीक है, साधारण वाक्य है। अब यहाँ पर जो मैं आपको नजरसानी के लिए बोल रहा हूं, मैं जो बताना चाहता हूं, देखो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। लिखा हुआ, इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था, प्रश्नार्थक वाक्य। ऊपर आपको पहचानना था अर्थ की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आपको परिवर्तन करना है प्रश्नार्थक वाक्य में, है वो विधानार्थक वाक्य, और अभी आपको उसको प्रश्नार्थक में तब्दील करना है। ठीक है, तो कैसा होगा, इस क्या हमने इसका आपको न्योता दिया था, क्वेश्चन मार्क, इसका जवाब होगा। तो इस तरह से वाक्य के भेद अच्छी तरह से पढ़कर जाइए। और ये हमने चौथे नंबर पर इसको रखा है। प्यारे बच्चों, हमारे ग्रामर की लिस्ट में एक होता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी साबका और प्रत्यय यानी लाहका। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय को हमने 5वें नंबर पर रखा है लिस्ट में। आप इसको जरूर पढ़कर जाइए, 1 नंबर के लिए जरूर आता है। परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए 2 प्रत्यय युक्त शब्द। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यय युक्त शब्द, कंफ्यूज होने वाले जैसे चांसेस है। अब प्रत्यय युक्त शब्द यानी ऐसा शब्द जिसको ऑलरेडी प्रत्यय लगाया हुआ है, और उपसर्ग युक्त शब्द यानी जिसको ऑलरेडी उपसर्ग लगाया हुआ है। ये बात समझ लो। उसके बाद 2022 में या 2020 में आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, रचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बीच में दिया हुआ है बल, और राइट साइड में है प्रत्यय युक्त शब्द, और लेफ्ट में है उपसर्ग युक्त शब्द। बल को हमें साबका लगाना है, और बल को हमें लाहका लगाना है। जैसे अब उपसर्ग में, बल में हमने उपसर्ग लगाया है तो अ भी लगा सकते हैं, अबल या फिर चंबल, और बल को बलवान। तो जो हमने वान लगाया ये प्रत्यय युक्त शब्द हो गया। अब याद रखिए, याद भी इसी तरह से करो, जो पहले आता है उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, उपसर्ग प्रत्यय साबके लाहके, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपकी किताब में बहुत अच्छे सवाल दिए गए जो मुझे अच्छे लगे, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जैसे सवाल नंबर 4 है किताब में, किसी पेज पर उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। जैसे गंध है, गंध को अगर हमने उपसर्ग लगा दिए तो वो सुगंध हो गया, और अगर गंध को हमने प्रत्यय लगाया मैं, तो गंधमय हो गया। उसी तरह से सफल, अ लगाया तो असफल हो गया, और सफल को प्रत्यय लगाया तो सफलता हो गया। इस तरह से आप दूसरे भी क्वेश्चन अपने किताब में देखो। जैसे मुझे ये भी क्वेश्चन अगर अलग रखा है, देखो सवाल ग्रामर एक ही है, उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देखो किस तरह से अलग अलग अंदाज में वो सवाल पूछ सकता है। पहले में क्या किया उसने, प्रत्यय युक्त शब्द जिसमें ऑलरेडी प्रत्यय लगा हुआ है वो ढूंढ के बताओ।
दूसरे सवाल में 2022 में या 20 में उसने पूछा है कि आप इसको उपसर्ग और प्रत्यय लगाओ। फिर आपकी किताब में क्या बोल रहा है वो बॉक्स के अंदर कि हमने आपको प्रत्यय युक्त शब्द दिया हुआ है, उसमें से प्रत्यय अलग करो और मूल शब्द अलग करो। सवाल ग्रामर एक ही है लेकिन पूछने का अंदाज अलग अलग है। ठीक है, ग्रामर की लिस्ट में छठे नंबर पर है तद्धित और क्रूदंत। तद्धित और क्रूदंत जो है वो प्रत्यय की दो किस्में हैं, कंफ्यूज होने का काम नहीं है। सिर्फ क्रूदंत से आप याद रखिए कि क्रिया, क्रूदंत से क्रिया, इतना याद रखिए। देखो आपके 21 प्रश्न संच अपेक्षित में जो नवनीत की है उसमें एक सवाल पूछा गया है, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा क्रूदंत शब्द बनाइए। नीचे शब्द दिए हुए हैं झांकना, होना, लाचा, दृष्टि, उनमें से तद्धित को अलग करना है और क्रूदंत को अलग करना है। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके जवाब में मूल शब्द है, क्रूदंत है, मूल शब्द है और तद्धित है। ये आपके स्टडी के लिए काम आएगा, सवाल पूछने का अच्छा अंदाज है। उसके अलावा किताब में आपके टेक्स्ट बुक में एक सवाल दिया हुआ है, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा क्रूदंत शब्द बनाइए। साथ में एक बॉक्स दिया हुआ है, तद्धित का अलग है और क्रूदंत का अलग है। अब क्रूदंत में क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रूदंत यानी क्रिया, तो अब इसमें क्रिया क्या है, लिखना, झांकना और दौड़ना, ये क्रूदंत के बॉक्स में आ जाएंगे। और तद्धित यानी विशेषण, अब इसमें लाचार, सज्जन, परेशान, ये तद्धित के इसमें आ गया। अब इसकी स्टडी करो, 2-4 ही सवाल पूरे अपेक्षित में पेपर में दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। तद्धित और क्रूदंत को पढ़ते जाइए, पढ़कर जाइए। एक ही ग्रामर है, पूछने के 3 अलग अलग अंदाज यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ। प्यारे बच्चों, 7वें नंबर में आपके लिस्ट में होना चाहिए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह ये मशहूर ग्रामर है और बहुत सारे चिन्ह है और उसके नाम भी है। यहाँ पर बोर्ड के पेपर में कई बार यानी तकरीबन हर बार विराम चिन्ह के बारे में एक सवाल आता है और बहुत आसान आता है। मराठी में आपने देखा है लास्ट पेपर के अंदर के बहुत इजी आया है, आप बहुत अच्छी तरह से लिख ले। और मैं यहाँ पर आपको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि बच्चे पहचान लेते हैं कि कौन सा निशान है लेकिन उनको लिखते नहीं आता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर फजाइया निशान, एक्सक्लेमेटरी का निशान होता है, उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब बच्चे पहचान लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं, वहाँ पर उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब उसको याद कर रहे हो ना तो उसको लिख कर देख लो एक मरतबा कि उसको इस तरह से लिख के जाता है। विस्मय में आधा स होता है, फिर विलांटी होती है और फिर दी में जो है तो पहले विलांटी होती है। जो भी है आप उसको अच्छी तरह से याद कर ले अपने तरीके से। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है। नंबर 1, निम्नलिखित चिन्हों के नाम लिखिए। तो चिन्ह दिए हुए रहेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको, प्रश्न चिन्ह का सामने प्रश्न चिन्ह लिखना पड़ेगा। अगर फजाइया निशान आया तो उसके आगे लिखना पड़ेगा विस्मयार्थक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखना पड़ेगा। इस तरह से दूसरा सवाल आता है कि निम्नलिखित वाक्य में आए हुए विराम चिन्हों के नाम लिखो। एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, उसमें से कोई 2 विराम चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा और उसके नाम लिखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आया था जिसमें ये था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था और ये कहा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। यानी वाक्य में विराम चिन्ह नहीं रहेंगे, आपको विराम चिन्ह लगाना रहेगा और उसका फिर जुमले को दोबारा लिखना रहेगा। ठीक है, और विराम चिन्ह में एक खास बात जो बच्चे गलती करते हैं, अर्ध विराम में और अल्प विराम में। देखो अल्प विराम में मीन्स बोले तो कॉमा, ठीक है, और लेकिन अर्ध विराम में ऊपर उसके डॉट लग जाता है। अर्ध विराम और अल्प विराम बच्चे दोनों एक लिखते हैं, तो जरा ये ध्यान में रखें, थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, जाते वक्त इस लिस्ट को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर पर हमने ग्रामर की लिस्ट में रखा है वचन को। एक वचन, अनेक वचन, अनेक वचन को बहुवचन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें वचन में और लिंग में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसकी स्टडी करते जाओ। 2019 में बोर्ड के पेपर में एक सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके लिखिए। यानी यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि आपको एक वचन करना है कि बहुवचन करना है, बस वचन परिवर्तन करना है। मतलब ये कि वो एक वचन होगा तो उसको अनेक वचन कर दो, अगर अनेक वचन है तो उसको एक वचन कर दो। जैसे मिसाल के तौर पर बहुरूपिया, ये एक वचन है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अनेक वचन, बहुरूपिये। लेकिन नीचे क्या किया, लोक कथाएं, अनेक वचन पूछ लिया। ऊपर एक वचन पूछा था, अब यहाँ पर अनेक वचन पूछा है, तो अनेक वचन है तो अनेक वचन का क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, लोक कथा। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है जो अच्छा है, पाठ में प्रयुक्त एक वचन और बहुवचन शब्दों की सूची बनाइए, हो सकता है। उसके बाद है नंबर 9 पर लिंग। लिंग या स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 प्रकार होते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस के। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक सवाल आया है कि सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। बीच में दिया हुआ है बच्चा और बच्चे को तब्दील करना है, ऊपर बता रहा हूँ विलोम यानी अपोजिट, तो बच्चों का अपोजिट होगा बूढ़ा। बच्चे के नीचे पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द लिखना है, तो बच्चे का समानार्थी शब्द होगा बाल। उसी तरह से बच्चे का लिंग बदलना है, अब लिंग बदलना है तो क्या होगा, बच्चे का बच्ची हो जाएगा।
यहाँ पर कंफ्यूज थोड़े होते हैं वचन बदलने में और लिंग बदलने में। वचन में हमको क्या करना पड़ता है, वाहिद जमा करना पड़ता है, लिंग में मुजक्कर मुअन्नस करना पड़ता है। तो जरा ध्यान से करिए, बच्चों को ध्यान रहता है लेकिन ऐन वक्त पर क्या करते हैं, वो लिंग बदलने की बजाय वो वचन परिवर्तन कर देते हैं। अब मान लो लड़का है तो लड़के का लिंग क्या बदलेगा, लड़की बदलेगा, लड़का का लड़के नहीं बनेगा, वो वचन परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से बच्चा है, बच्चे का बहुवचन होगा बच्चे। नंबर 10 पर है पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। 2019 में बोर्ड के पेपर में सवाल पूछा गया है, पद्यांश में समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। स्वतंत्र और संसार, स्वतंत्र यानी आजादी और संसार यानी जहान। नंबर 11 पर है विरुद्धार्थी शब्द। जिस तरह से पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द या समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, उसी तरह से विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, तीनों एक ही बात है। तीनों के मानी होते हैं, जिद होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, गरीब और बुरी। एक सवाल इसी तरह से पूछा गया है आपको 2020 के अंदर कि विलोमार्थक शब्द लिखिए। अब विलोमार्थक शब्द, विलोम शब्द दोनों एक ही है, ये बात याद रखना। उसी तरह से टेक्स्ट बुक में एक सवाल आया है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, अब इसकी स्टडी करके जाए। याद रखिए कि विलोम, विलोमार्थक और विरुद्धार्थी शब्द एक ही है। नंबर 12 पर ग्रामर की लिस्ट में होना चाहिए आपके काल। काल तो जनरली मशहूर ग्रामर है, आपको आता भी होगा और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं कि परिवर्तन कहाँ करना है और कहाँ उसको पहचानना है। पहचानो बोले तो उसके जमाना आपको लिखना होता है और परिवर्तन करना है, नहीं बदलना होता है। कभी कभी जैसे ऐसे बहुत सारे होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ काल लिखा हुआ है, ऊपर आपको पहचानना होता है और नीचे पूर्ण वर्तमान काल उसको तब्दील करना होता है। तो जरा अब जब भी लिखेंगे तो इस बात का ख्याल करना कि कहाँ पहचानना है और कहाँ उस जुमले को परिवर्तन करना है। सेम क्या है, सेम चीज है, सेम जुमला है, उसको परिवर्तन भी करना है और पहचानना भी है। तो ये जुमला उसने पुराना गीत गाया, सामान्य भूतकाल है, उसी तरह से पूर्ण वर्तमान काल में उसको तब्दील करना है तो उसने पुराना गीत गाया है या गा चुका है, ये जुमला उसका बन जाएगा। तो काल को, अच्छा काल में एक बात याद रखना है कि मराठी में हमने क्या किया था, सिर्फ मेन जमाना लिखा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पर ज़ैली जमाने भी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि का जमाना पहचानो, तो हमने कहा सामान्य भूतकाल है ना, सामान्य भूतकाल, तो सामान्य है, पूर्ण है या अपूर्ण है, इसका ज़ैली जमाना भी आपको बताना पड़ेगा हिंदी में। मराठी में बताने की जरूरत नहीं है, मराठी में सिर्फ आपने मेन जमाना बता दिया काफी है, लेकिन हिंदी में आपको ज़ैली जमाना भी बताना पड़ेगा। 13 नंबर पर मैंने ऐसे ही यूं ही ऐसे ग्रामर को रख दिया, क्रिया और विशेषण को। याद रखो कि विशेषण, विशेषता ये सिफत है, एडजेक्टिव है, इतना याद रखो। इसके रिलेटेड मेरे पास कोई सवाल आपको बताने के लिए नहीं है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। और साथ में 14 नंबर पर सर्वनाम पर भी आप नजर रखिए। सर्वनाम यानी ऐसा शब्द जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता हो, उसे सर्वनाम कहते हैं यानी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे लालू दिल्ली गया था, तो लालू की जगह पर हम इस्तेमाल करे थे वो दिल्ली गया था, तो वो जो है वो सर्वनाम है। इतना याद रखो सिर्फ नॉलेज के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। 15 नंबर पर हमने रखा है पत्र लेखन को। हालांकि ये उपयोजित लेखन और रचना विभाग से पूछा जाता है, ग्रामर की लिस्ट में फिर भी मैंने इसको डाल दिया ताकि आपको एक लिस्ट वाइज पूरा मिल जाए कि हमको क्या स्टडी करके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसे पूरी लिस्ट मैंने आपको दिया हूं, अब उसकी लिस्ट बनाइए और एक एक ग्रामर को डीप वाइज पढ़कर या रिवीजन करके जाइए। या 9th में अगर आप है तो उसको डीपली पढ़िए, डीपली पढ़कर उसको पूरा इल्म उसके बारे में हासिल कर लिए। उतने सारा ग्रामर जो आपको SSC में और 9th में आता है। ठीक है, तो हमने रखा है पत्र लेखन को। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। ये आपको सब इसका फॉर्मेट याद किया है, लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिस्कस किया है। अभी मैं आपको इतना बताऊंगा कि जब भी आप पत्र लिखेंगे तो नए पेज से शुरुआत करना है आपको और खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान होता है, इस सवाल को आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे फॉर्मेट्स नेट पर हमारी किताब में बहुत इजी अवेलेबल है और हिंदी में तो आपको कोई मसला नहीं, हमारे मातृ जुबान से रिलेटेड जुबान है, तो आपको खत का सिर्फ फॉर्मेट याद करना है, लिखना बहुत आसान है। ग्रामेटिकल मिस्टेक जरा कम करें। आपको SSC में 4 नंबर के लिए गद्य आकलन पूछा जाता है। ये गद्य आकलन बहुत इजी होता है। गद्य आकलन यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें आपको 4 सवाल बनाना रहेंगे जिसके जवाब पेपर चेकर को एक जुमले में उस पैराग्राफ में मिल जाए। अब इसमें कंडीशन नंबर 1 कि आपको 4 सवाल बनाना है। हर सवाल के लिए 1 नंबर मख्तस है, लेकिन आप 5 से 6 बनाएं ताकि एक आधा गलत आ जाए तो वहां पर एडजस्ट हो जाए और उसका जवाब एक ही जुमले में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। नंबर 2, आप सवाल बना रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। और नंबर 3, सवाल में क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करें, क्या, क्यों, कब, कैसे, उसी तो सवाल बनता है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करे तो सवाल कहाँ बना, इसलिए क्या, क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है,
और जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहला जुमला है, देखो पैराग्राफ में से मैं पढ़ रहा हूँ, राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे। ये विधानार्थक वाक्य है। अब इसको इन्होंने सवाल बनाया, उपवन में कौन टहल रहा था, तो कौन आया है, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ऐसे शब्द आना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। 4 की बजाय 5-6 बना ले ताकि 1-2 गलत हमारे आ जाए तो उसमें कवर हो जाए। ये गद्य आकलन होता है, 4 नंबर का होता है, बहुत इजी होता है। मराठी में जिसे हम जाहिरात लेखन कहते हैं, 17 नंबर का ग्रामर का जिक्र कर रहा हूं मैं, आपकी लिस्ट में ये होना चाहिए। और विज्ञापन लेखन उसे हिंदी में बोला जाता है। विज्ञापन लेखन का आप याद रखेंगे कि नए पैसे लिखे, बॉक्स बनाएं। और इस जाहिरात में जैसे यहाँ पर एक सवाल है 2019 में आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर लगभग 5 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए और उन्वान है फूलों की प्रदर्शनी। सब पॉइंट दिए हुए, विशेषताएं, स्थान, समय और संपर्क। ठीक है, वो कहाँ पर है, उसकी खूबियां क्या है, उसकी जगह क्या है, समय क्या है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी आपसे बोला गया है कि समय लिखो, स्थान लिखो और संपर्क लिखो। अगर ये नहीं भी पूछा जाता तो अब इस बात को याद रखो कि जब भी जाहिरात लेखन या विज्ञापन लेखन आप करते हो तो उस जाहिरात के अंदर समय हो, दिनांक हो, संपर्क हो यानी कॉन्टेक्ट हो और स्थान हो यानी जगह का हो, तो ही वो जाहिरात बामानी होती है। वरना हम जाहिरात बना रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ मिलेगी, उसका समय क्या है, उसकी डेट क्या है, कुछ पता नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट अधूरी बनती है। इस बात का भी याद रखेंगे। 19 पर हमने रखा है कहानी लेखन, कथा लेखन जिसे हम कहते हैं। कहानी लेखन डैश डैश जैसे आपने अक्सर सवालों में देखा है, कहानी लेखन करना होता है। आपको मालूम है, डाइजेस्ट में अवेलेबल है, बस इसमें कुछ बातें याद रखिए कि कहानी जब भी आप लिखेंगे नए सफ़े से लिखो, उन्वान देना ना भूले उस कहानी को, प्लस उस कहानी में तात्पर्य यानी सीख, उस कहानी से आपको क्या मिल रही है वो जरूर लिखो। ये कहानी का मगज है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 20 पर हमने वृत्तांत लेखन यानी खबर नवीसी, हम जिसको बोला जाता है खबर नवीसी। अच्छी बात ये होती है कि कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन और गद्य आकलन ये ऑप्शन में आता है, तो इन तीनों में से हम कोई एक कर सकते हैं। आपकी लिस्ट में निबंध लेखन भी होना चाहिए कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है। मैं 2 बातों का जिक्र करूंगा निबंध के ताल्लुक से, अब इतना याद रखिए कि वर्णनात्मक निबंध और आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध या आत्मवृत्त जहां पर आया वहां पर आपको वो चीज बन जानी होती है। मैं इसलिए खास तौर से इसको जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इसको आम मजमून की तरह लिख देते हैं। जैसे फूल की आत्मकथा आपको मजमून लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मेरे बहुत सारे नाम हैं, मेरे बहुत सारे रंग है, मैं बहुत सारे बगीचों में, लोगों के फ्लैट्स पर, गमलों में मौजूद होती हूँ। मुझे तो बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन मेरा मशहूर नाम है गुलाब। मैं कौन हूँ पता है, मैं बहुत मशहूर हूँ गुलाब। यानी मैं ऐसे लिखना पड़ता है आत्मकथात्मक में। ये बात ये अच्छी तरह से याद रखिए। मजमून ऊपर उन्वान लिखना ना भूले। नए पेज से शुरू करें। ग्रामर के ताल्लुक से हम एक चीज भूल रहे थे, वो एक सवाल है, सही शब्द छाट कर लिखिए। ये 1 नंबर के लिए आता है। 4 वर्ड दिए हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार पूर्तियां कीजिए, सही शब्द छाट कर लिखिए। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि और यद्यपि। निश्चल 4 लफ्ज है। अब इसमें से एक लफ्ज सही होगा 4 में से, तो हमको क्या करना है, वो जो सही लफ्ज है उसको पिकअप करके क्या करना है, आंसरशिप में डाल देना है। चारों लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर डाले, उसमें से जो सही है वो हमको लिख देना है, बस तीनों को छोड़ देना है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इन केस ऐसा होता है कि हम 2 बातों में कंफ्यूज होते हैं, यार ये 2 वर्ड सही हो गए, तो एक अभी लिख दो और एक लास्ट में, निबंध जब हमारा पेपर खत्म होने को होगा, लास्ट में अगर वक्त बचता है तो दूसरा भी ऑप्शन डाल दे। ऐसा अचानक करें तो कोई मसला नहीं है। ये एडिशनल मैं अपने तौर से बोल रहा हूँ कि हम 2 वर्ड में कंफ्यूज है तो एक अभी लिख दो और एक लास्ट में लिख दो, क्वेश्चन नंबर सही डालकर। क्वेश्चन नंबर सही रहना चाहिए। लिस्ट में नंबर 23 पर हमने रखा है मुहावरों को। ये चीज पहले रहना चाहिए, लेकिन जनरली और मशहूर ग्रामर है मुहावरे। मुहावरों में तो अलग अलग तरह के सवालात प्रश्न संच अपेक्षित में आपके पूछे गए हैं और नवनीत 2023 में भी उन्होंने अच्छे अच्छे अंदाज में पूछा है। बोर्ड के एग्जाम में खासतौर से जिस अंदाज में पूछा है वो रिपीट हो सकते हैं, जैसे 2019 और 2020 मार्च का मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। जैसे इसमें 2019 में आया है, 1-1 नंबर के लिए आया है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया हुआ है डेरा डालना, उसका अर्थ भी लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो इस पर 1 नंबर है। उसके नीचे है कि एक मुहावरा दिया हुआ है, चौपट हो जाना और सिहर उठना, 2 मुहावरे दिए हुए। एक जुमला दिया हुआ है, असमय बारिश के कारण किसानों की खेती नष्ट हो गई है। अब वो 2 मुहावरे में से जो सही मुहावरा फिट यहाँ पर होगा, नष्ट हो गई की जगह उसको इस्तेमाल करना है, जुमला फिर से लिखना है। अब यहाँ पर असमय बारिश के कारण किसानों की खेती नष्ट हो गई निकल जाएगा और वहां पर आ जाएगा चौपट हो गई, तो इस पर 1 नंबर है। उसके नीचे देखो, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 के अंदर, मार्च के अंदर, सेम 2 मुहावरे दिए हुए हैं, गले लगाया वहां से निकालना है और अंक में भरना वहां पर डालना है।
उसी तरह से निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ उसके नीचे मौत के मुंह में चले जाना, अर्थ बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। और एक चीज यहाँ पर आती है कि मुहावरों की जोड़ियां लगाए, मुहावरों की उनके अर्थ के साथ जोड़ियां लगाए, तो वो भी आ सकता है। इस बात से आप बाखबर रहिए। नंबर 24 पर संधि को रखा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये वास्ट थोड़ा है लेकिन सवाल इसी तरह का पूछा जाता है, जैसे 2019 में आप सबको पूछा गया ना, तो इसी तरह के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे ये क्वेश्चन 2019 का और आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर जो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आप इसकी स्टडी कर लो। 10 की हिंदी की लोकवाणी में पेज नंबर 21 में दिया हुआ है, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर ले। और कुछ प्रश्न संच अपेक्षित में भी दिया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करके जाएं कि कौन सा स्वर संधि होता है, कौन सा व्यंजन संधि होता है। इसको अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें और इसकी स्टडी करके जाए। 1 नंबर के लिए आता ही आता है। बहुत सारे ग्रामर ऐसे होते हैं कि 1-1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि 1 ही नंबर के लिए तो है। अब जनरली हमने लिस्ट बनाया है 24 तक। अब हर ग्रामर को अगर ये सोच के हम छोड़ दें कि 1-1 नंबर के लिए 2-2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो 24 ग्रामर को छोड़ने के बाद हमारे कितने सारे नंबर वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी ग्रामर को इसलिए नहीं छोड़ना है, इसके लिए स्टडी नहीं करना है कि वो 1 ही नंबर के लिए तो है। अगर हमने सोचा तो फिर बहुत सारे नंबर हमारे वेस्ट हो जाएंगे। हमको मालूम है कि कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। आखिरी सवाल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप भी जरा इसको देख ले, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, लेकिन मुझे चूंकि अच्छा लगा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। आप इसको देख ले, किताबों में इसका जवाब मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको लिस्ट बनाने में तकलीफ नहीं होगी। इतने सारे ग्रामर एसएससी में पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।